नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में KTR ने जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के फर्जंद है, उन्होंने चैलेंज कर दिया है रेवंत रेड्डी हुकूमत को कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, यानी BRS इक़्तिदार में आती है, तो फिर सेक्रेटरीट के सामने नस्ब करदा राजीव गांधी का मुजस्सिमा हटा दिया जाएगा। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहा जाता है, उसका भी नाम तब्दील कर दिया जाएगा। अब जो कि आज सारा हिंदुस्तान, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 80वीं पैदाइशी तकारीब मना रहा है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजीव गांधी को इस बात का एजाज़ हासिल था कि वो हिंदुस्तान के अब तक के सबके से कम उम्र यानी 40 साल की उम्र में वो ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा पर फायज़ हुए थे, यानी सबसे कम उम्र में वज़ीर-ए-आज़म बनने का उन्हें एजाज़ हासिल रहा। तो बहरहाल KTR के इन बयानात का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त नोट लिया है, और आज उन्होंने राजीव गांधी की पैदाइश तकारीब से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को छू कर देखो। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा संगीनी इख्तियार करती जा रही हैं, और चीफ मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि वो चैलेंज करते हैं कि फिर BRS कभी इख्तिदार में नहीं आएगी। तो बहरहाल इस तरह के खबरें हमारे पास हैं, और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि ये राजीव गांधी की जो 80वीं सालगिरह तकारीब थी, तो उस मौके पर शहर के कई मुकामात पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया था। लेकिन सोमाजीगुड़े में जो तकरीब मुनक़िद हुई, वो तकरीब हर लिहाज से अहमियत की हामिल रही, क्योंकि इस मरतबा उस तकरीब में हमारे नए MLC जनाब आमिर अली खान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे, और चीफ मिनिस्टर ने अपने वलवला अंगेज़ खिताब में ये भी कहा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, यानी रियासत की तरक्की के लिए। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से के पास और पूछते हैं कि जो लफ्ज़ी जंग शुरू हुई है राजीव गांधी को लेकर, क्या वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए BRS अब जो है वक्त के साथ साथ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करती जा रही है पार्टी। यकीनन देखिए जो धक्का लगा है वो KCR का तो कोई तस्वर ही नहीं था कि हम कभी जो है इक़्तिदार से महरूम होंगे। वो तो ये समझ रहे थे कि हमने जो है तेलंगाना बनाया है और हम ही जो है ताहयात इक़्तिदार पे रहेंगे। तो इस गलत फहमी के नतीजे में जो है उन्होंने आवाम को नज़रअंदाज कर दिया था, अवामी मसाइल को उन्होंने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा जो है पूरी अक्सरियत के साथ तेलंगाना में इक़्तिदार में आ गई है अपने जो है बलबूते पे। अब BRS को या KCR को एक धक्का ये लगा कि उनकी पार्टी के कई अरकान जो है कांग्रेस में जो है शामिल होने लगे हैं। MLAs भी उनके कांग्रेस में आने लगे हैं, MPs भी उनके कांग्रेस में आने लगे हैं, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव के लेवल पे कारपोरेटर्स हैं, और जो है मजालिस मुकामी के जो रहनुमा हैं वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से वाबस्तगी इख्तियार करने लगे हैं, और TRS या फिर BRS जो है मुसलसल जो है कमज़ोर होती जा रही है जी। तो BRS से जब उनके अपने कायदीन जो है BRS को छोड़ रहे हैं, उनके अपने MLA जो है BRS को छोड़ रहे हैं, और उनकी अपनी जमात जो है तेज़ी से कमज़ोर होती जा रही है, तो ये बात BRS को या KCR को या KCR की फैमिली को हज़म नहीं हो रही है। KCR के लिए ये भी एक बहुत बड़ा जो है धक्का है कि उनकी दुख्तर जो है अभी दिल्ली शराब स्कैम के मामले में जेल में हैं, और वो उनकी ज़मानत नहीं हो पाई है। ये भी एक सदमा यकीनन KCR को है। बहरहाल KCR तो जो है अब हमने देखा कि असम्बली का भी जो बजट सेशन था उसमें भी वो एक दिन आए थे, उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आए। KTR अलबत्ता जो है मुसलसल जो है बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में जो नया बयान आया वो यकीनन जो है हैरत अंगेज़ भी है और फ्रस्ट्रेशन का भी जो है वो ज़ाहिर करता है
कि उन्होंने खुल के कहा कि हम राजीव गांधी के मुजस्समे को ख़त्म कर देंगे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है उसको भी हम जो है उसका नाम भी बदल देंगे। तो ये जो बयानबाजी है इससे जो है बौखलाहट ज़ाहिर होती है। तो यकीनन जो है इसका सख्त जवाब देना कांग्रेस के लिए ज़रूरी था, क्योंकि इस बात से किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज तेलंगाना की रियासत एक हकीकत का रूप रखती है। जी 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 तो ये सोनिया गांधी और कांग्रेस की जो है जी जी वजह से है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सोनिया गांधी ने सन 2013 में इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाई होती और उन्होंने तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों का एहसास नहीं किया होता और उन्होंने जब मनमोहन सिंह की सरकार मरकज़ में थी, कांग्रेस की सरकार, तो अपनी सरकार से उन्होंने जो है अलहदा रियासत तेलंगाना कायम करने के लिए मंजूरी नहीं दिलाई होती तो आज भी तेलंगाना हमारे लिए ख्वाब होता। आज भी जो है लोग 1970 की तरह 71 की तरह तेलंगाना की तहरीक चलाते ही नज़र आते हैं। जी जी तो इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो है कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है अलहदा तेलंगाना में, और अफसोस का मकाम ये है कि इस योगदान को टीआरएस या बीआरएस ने जो है हमेशा नज़रअंदाज किया है। आपको याद होगा कि केसीआर ने सन 2014 में ये ऐलान किया था कि अगर मरकज़ी सरकार, अगर सोनिया गांधी यहाँ तेलंगाना अलहदा तेलंगाना बना देती हैं तो हम अपनी पार्टी कांग्रेस में जम कर देते हैं। जी जी लेकिन वो सिर्फ एक वादा था, वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने जो है कांग्रेस में जम करने का जो अहद किया था या फिर जो तयक्कुन दिया था सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी के सामने उन्होंने बाज़ाब्ता तयक्कुन दिया था, वो तयक्कुन पूरा नहीं किया बल्कि वो उल्टे जो है अपनी पार्टी के साथ यहाँ इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस को धोखा दिया और फिर वो इक़्तिदार में आ गए। अब अगर 10 साल बाद कांग्रेस दोबारा से इक़्तिदार में आई है, देखिए कांग्रेस ने तो इन 10 सालों में कभी भी जो है इस तरह की मुतनाज़ बात नहीं की, हरकतें नहीं की, जबकि केसीआर ने तो कांग्रेस के ख़त्म करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। जी हाँ बिल्कुल। आपको भी याद होगा कि सन 2019 के इलेक्शन के बाद किस तरीके से कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बीआरएस ने इकदाम किए थे और कांग्रेस के 20 से ज़्यादा एमएलए को जो है उन्होंने तोड़ दिया था, अपने पार्टी में शामिल किया था। तो बहरहाल ये सारी बातें आपने की, सारा काम आपने किया, सारा धोखा आपने दिया और आज आप इक़्तिदार से महरूम हैं। तो आपको ये हज़म नहीं हो रहा है कि राजीव गांधी का मुजस्समा यहाँ क्यों है, राजीव गांधी के नाम से यहाँ एयरपोर्ट क्यों है, तो ये ताज्जुब की बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक राजीव गांधी का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एलटीटी के दहशतगर्दों ने उन्हें श्रीरमपद्दूर जो है इलाका तमिलनाडु का, वहाँ पर एक खुदकश बम धमाके के ज़रिए हलाक कर दिया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 40 साल की उम्र में एक शख्स हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता है और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान को मुतारिफ़ करवाया। हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा किया उसका क्रेडिट राजीव गांधी को जाता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि राजीव गांधी के जो सेक्युलर ख्यालात थे, जिस अंदाज में वो सेक्युलर अंदाज में काम किया करते थे, वो बहुत एक अच्छी बात थी और हिंदुस्तानियों के लिए और आलमी सतह पर जो उनका इमेज था सज्जा साहब, उनकी जो शख्सियत में कशिश थी, जिस अंदाज में आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह होना चाहिए, उनका जो ज़ौक़ लिबासी जो हुआ करता था और फिर आप देखेंगे कि जिस तरह का एटीट्यूड हुआ करता था उनका, यानी रवैया इंतहाई सादगी का होता था उनका और इनकिसारी उनकी तबीयत में होती थी और हिंदुस्तान को सॉफ्टवेयर क्या सुपर पावर बनाने में भी वो उनका बहुत अहम किरदार रहा है। 1984 से लेकर 1989 तक वो ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायद रहे और मैं अपने प्रोग्राम के पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि दो शख्सियतों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है। एक तो कांग्रेस के सबसे नौजवान सदर होने का एजाज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हासिल रहा, जिन्हें 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मुकर्रर किया गया था। फिर उसके बाद अगर हुकूमत की बात की जाए तो राजीव गांधी को ये एजाज़ हासिल होता है कि 40 साल की उम्र में उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज किया गया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सोमाजीगुड़े में एक ऐसी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम कांग्रेसी कायदीन शरीक रहे और इसमें पहली मरतबा एमएलसी आमिर अली खान भी को भी मदऊ किया गया था और बतौर ख़ास चीफ मिनिस्टर ने उनके नाम का हवाला देते हुए उनकी मौजूदगी का लोगों को वहाँ एहसास दिलाया। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिस अंदाज में जारहाना तौर
तौर पर KTR का जवाब दे रहे हैं और KTR भी जिस अंदाज में बात कर रहे हैं वो लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है सज्जा साहब। यकीनन देखिए, जिस तरीके से जो है KTR जो है हमला कर रहे हैं कांग्रेस पे, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और शिद्दत इख्तियार करेगी। और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे चीफ मिनिस्टर ने अहद ये किया है, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, कि आने वाले जो है दौर में भी हम जो है BRS को इख्तिदार में आने नहीं देंगे। तो बहरहाल जो है अब ये तो अपोजिशन की हैसियत से BRS जो है कैसे कांग्रेस का मुकाबला करती है और कांग्रेस कैसे BRS का सामना करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सज्जा साहब, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और आपको बता दूं कि ये खबर बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखती है और इस खबर का ताल्लुक़ दलितों के रिजर्वेशन से है। यहाँ तक कि ये इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि जिस तरह मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो RSS जहनीत रखने वाली या संघी जो होते हैं उन्हें अहम ओहदों पर फायज करने का एक अमल शुरू कर चुकी है। अब से नहीं बल्कि 2014 से लेकर आज की तारीख तक वही अमल किया जा रहा है और कई ऐसे हसास शोबे जाते हैं जहाँ पर RSS या हिंदुत्व की जो ताकतें हैं उनसे मुतासिरा लोगों को रख दिया गया है या तैनात कर दिया गया है। ये राजीव गांधी के जो सियासी जानशीन है राहुल गांधी भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक हुकूमत ने, एक मोदी हुकूमत ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एक इश्तिहार मंजर आम पर लाया था जिसके तहत ये कहा गया था कि 24 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या वजारतें हैं उनमें सेक्रेटरीज जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के 45 ओहदों के लिए लैटरल एंट्री के नाम से, यानी आउटसोर्सिंग का जिस तरह होता है उसके नाम से उनके तकर्रुरात किए जाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि राहुल गांधी ने ये खदशा ज़ाहिर किया और दीगर अपोजिशन कायदीन ने यह खदशा ज़ाहिर किया कि हुकूमत इस तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्तेमाल करते हुए अपने नापाक अज़ाइम की तकमील करना चाहती है और इसके लिए वो अपने लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर फायज करना चाहती है। ऐसे में ये इक्वालिटी जो है, मसावात जो है और ज़ात पात पर मबनी जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर एक हमला है, इस तरह की बात कही गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत अब मजबूर हो गई है और मरकज़ी वज़ीर ने एक बयान जारी करते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन को एक लेटर लिखते हुए ये कहा है कि ये इश्तिहार वापस ले लिया जाए। तो सज्जा साहब, आप देखेंगे कि खुद BJP की हलीफ जमातें और हरीफ जमातें ने इसकी मुखालिफत की थी, जिसका असर ये हुआ कि BJP पीछे हटने पर मजबूर हो गई। जी बिल्कुल, देखिए ये देखिए असल मसला क्या है रियाज साहब, UPPSC की जानिब से जो है गुज़िश्ता दिनों एक इश्तिहार जारी किया गया था जी। 45 ओहदे, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी वजारतों में मुल्क की तकरीबन जो है 25 जो है मरकज़ी सरकार के तहत जो 25 वजारतें हैं उन वजारतों में इन ओहदों के लिए UPPSC ने एक इश्तिहार जारी किया था और उसमें कहा गया था कि ये लैटरल एंट्री के साथ तहत, मतलब बराह रास्त मेरिट की बेस पे जो है अपॉइंटमेंट होंगे। इसमें जो कवानीन है, जो तकर्रुरात के कवानीन है, सरकारी ओहदों पे तकर्रुरात के जो कवानीन होते हैं उन कवानीन को बालाए ताख रख दिया गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो है ये ओहदे थे। कॉन्ट्रैक्ट पे जो है लैटरल एंट्री जो है करवाने के लिए, मतलब है कि बराह रास्त ओहदों पे जो ओहदे खाली थे वहाँ पे सेक्रेटरी का ओहदा है, डिप्टी जो है सेक्रेटरी का ओहदा है और डायरेक्टर के ओहदे हैं। ये वजारतों में IAS लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े ओहदे होते हैं उन ओहदों पर अगर आप बराह रास्त एंट्री के लिए अब एप्लीकेशन मांगेंगे UPPSC के तहत, तो यकीनन ये जो है अपोजिशन को और दीगर जमातों को तशवीश में मुब्तला करने वाली बात है। एक में तो इसमें रिजर्वेशन का जो तरीक़ाकार है उसका इनकार किया गया, दूसरे इस मुल्क के आइन का जो लुज़ूम है उसको मुस्तरद किया गया, और तीसरे जो है आपने इतने अहम तरीन ओहदों के लिए प्राइवेट एंट्री का जो है आपने जो है एक हसास होते हैं। बिल्कुल, इतने अहम तरीन ओहदों पे अगर आप बराह रास्त तकर्रुर करेंगे तो ये जो है मामला बहुत अहम मामला था। इस पर तशवीश ज़ाहिर की थी कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने
इस पर बयान देते हुए कहा था कि ये बहुत ही जो है गलत कदम उठाया गया है और मोदी सरकार जिस तरीके से मुल्क में हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने की जानिब जो है आगे बढ़ रही है, जी। उसी की जानिब ये भी एक अहम पेशकदमी है कि आप वजारतों के ओहदों के लिए भी जो है आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स जो है करवाना चाहते हैं। मतलब अपने पसंद के लोगों को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? यानी अपने मफादात की तकमील, अपने मफादात की तकमील, अपनी पसंद के लोगों को आप अपॉइंट करेंगे, सीधी सी बात है। जी हाँ। और आप ना मेरिट को देखेंगे, ना जहानत को देखेंगे, ना IAS की जो है टफ तरीन जो UPPSC का एग्ज़ाम पास करके लोग आते हैं, एक इंतहाई जो है मुश्किल तरीन मरहलों से गुजर के लोग क्रैक करके UPPSC आते हैं, उनको भी आपने इग्नोर किया। सीधी सी बात है। जी हाँ। तो ये तशवीश की बात थी। और देखिए अपोजिशन तो हमेशा ही बोलती है और बीजेपी अपोजिशन की सुनती नहीं है, लेकिन पहली बार NDA के जमातें भी इस पे जो है तशवीश में मुब्तला हो गई थी। लोग जनशक्ति ने इस पे कड़ी तनकीद की थी और भी जो है दीगर जो जमातें हैं, NDA में शामिल जमातें हैं, उन्होंने भी कहा था कि सिवाय चंद्रबाबू नायडू के हर जमात ने जो है इस पे तशवीश जाहिर की थी। वो बेचारों की मजबूरी है शायद, उनका बिल्कुल जो है, अब क्या मजबूरी है क्या है ये अलग चीज़ है। तो जब बीजेपी ने देखा कि उसकी अपनी NDA की जो है ज़मीन हिलने लगी है, जाहिर सी बात है आपके पास जो है नंबर नहीं है, आपको सहारों के जरिए आगे चलना है। तो जब उसने देखा कि इख्तिदार उसका हिलने का जो है नौबत आ रही है, तो इमीडिएटली आज जो है वज़ीर आज़म की हिदायत जारी होती है और जितेंद्र सिंह जो दफ्तर वज़ीर आज़म के जो वज़ीर हैं वो फौरी UPPSC को हिदायत जारी करते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन है, इश्तिहार है, उसको वापस लिया जाए। और सज्जा साहब, दिलचस्पी की बात यह है कि मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह, जिसका आपने जिक्र किया है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदरनशीन हैं उनको लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये ख़ान है कि मसावात और समाजी इंसाफ के उसूलों के तहत ये तक़र्रुरात होने चाहिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मिसाल के तौर पर कई वजारतों का आप जायज़ा लीजिए, उसमें जो सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आला ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अक्सरियत। और जो आप देखेंगे कि SC ST BCs हैं, उनका वहाँ नामो निशान नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये तो शर्म की बात है। आप मसावात की बात करते हैं, आप उसूलों की बात करते हैं, लेकिन जब अमली इक़दामात की बात आती है, प्रैक्टिकल अगर काम की बात आती है, तो आप उससे पहलू तही करते हैं। ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी फतह है अपोजिशन की, अब बड़ी कामयाबी है अपोजिशन की। इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि वक्फ तरमीमी एक्ट जिस तरह पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामानी कमेटी यानी पार्लियामेंट्री जॉइंट एक्शन कमेटी को जो सुपुर्द किया गया है, वो भी मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। उसे बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि धक्का लगा है और सिर्फ ये अपोजिशन के यानी मजबूत होने और मुत्तहिद होने की वजह से हुआ है। तो बहरहाल ये तो खबर रही है। लेकिन दूसरी खबर आपको बता दूँ कि आज हमारे चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क किए हैं, कलकत्ता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, उसका जो कत्ल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी और एक रेप का इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए क़वानीन सख्त से सख्त बनाने चाहिए। तो लेकिन नाज़रीन आपको बता दूँ, एक तरफ चीफ जस्टिस इस तरह की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के थाना इलाके में अवाम ज़बरदस्त एहतजाज कर रही थी। ख़ास तौर पर जो औलिया तलबा होते हैं, तलबा के माँ बाप होते हैं, वो और उनके रिश्तेदार ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक रास्ता बदलपुर रेलवे स्टेशन पर एक यानी रास्ता रोक दिया था और वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। चीफ ऑफिसर एकनाथ शिंदे भी हरकत में आ गए, हुकूमत परेशान हो गई। और उसकी वजह यह है कि थाना के एक प्राइवेट स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है सज्जा साहब, वहाँ पर 2-4 साल लड़कियों का एक वहाँ का जो स्वीपर है या क्लीनिंग स्टाफ है, उसमें से एक स्टाफ ने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की या उन पर जिनसी हमला किया 2 लड़कियों पर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद माँ बाप का सब्र का पैमाना था तो लबरेज हो जाएगा। तो वो बहुत बरहम हो गए, आवाम बरहम हो गए और स्कूल ने अपने प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया, जो स्कूल टीचर है उसको बरतरफ कर दिया। इसके साथ साथ जो नैनी होती है उसे भी बरतरफ कर दिया गया है। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, इंतहाई ख़तरनाक वाक़यात हैं और बीजेपी है कि इस पर भी सियासत कर रही है। यकीनन देखिए, ये बहुत जो है तशवीशनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश ज़ाहिर की है कि काम के माहौल को ख़वातीन के लिए जो है साजगार बनाया जाए। हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ख़वातीन के लिए काम के माहौल को साजगार बनाया जाए, महफूज बनाया जाए और उनको जो है हिफाजत का एहसास हो, ऐसा माहौल बनाया जाए।
अस्पतालों में लेडी डॉक्टर्स के लिए अलग से स्टाफ रूम ना होना, ख़ास तौर पे जो है जी जी जो ट्रेनी डॉक्टर्स होती हैं उनके लिए जो है अलग से स्टाफ रूम ना होने पर भी तशवीश जाहिर की गई है। और ये इस मामले में एफआईआर देर से दर्ज करने पर भी सरजनिश की गई है पुलिस की। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस तरह के वाक़यात, यकीन जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क जो है इस तरह के वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यकीनन जो है हम देख रहे हैं कि डॉक्टर की, एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत का ये अलमनाक वाक़े पे पूरा मुल्क सरापाए एहतजाज है। साथ ही साथ ये जो जोधपुर में, राजस्थान में एक मंदिर में एक 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। अब जो है महाराष्ट्र में एक स्कूल में 4 साल की बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। और फिर जो है यूपी में एक 14 साल दलित बच्ची के साथ ज़्यादती होती है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं इन पे भी लगाम लगाने के लिए बीजेपी सरकारों को सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, सिर्फ सियासत से काम नहीं चलने वाला। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, लेकिन उस खबर की जानिब चलने से पहले आपको बताते हैं कि रेवंत रेड्डी के तेवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे थे जब वो तकरीर कर रहे थे राजीव गांधी पैदाइश तक़रीब के मौके पर। तो आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि क्या KTR सेक्रेटरीट के सामने नस्ब राजीव गांधी का मुजस्सिमा निकाल कर अपने बाप का मुजस्सिमा लगाना चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्फाज का जो इंतखाब है बहुत ही ख़तरनाक है। और उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया है KCR पर कि क्या KTR आप अपने राजीव गांधी का मुजस्सिमा निकाल कर क्या अपने बाप का मुजस्सिमा नस्ब करना चाहते हो? अगर ऐसा चाहते हो तो फिर कांग्रेस उसकी मुखालिफत करेगी, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना तहरीक के नाम पर जिन लोगों ने तेलंगाना को लूटा है उनको कभी भी इस तरह की इजाज़त नहीं देगी, वो बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही, चलिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तेरा मेरा चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक आफत समावी का सवाल है, जैसा कि आपको बता दूँ कि आज जिस तरह शहर हैदराबाद में और रियासत तेलंगाना में बारिश हुई है वो बहुत ही ख़तरनाक बारिश हुई। और आपने देखा कि लाल बहादुर स्टेडियम यानी फतेह मैदान की एक बाउंड्री वाल गिरने के नतीजे में उसकी जद में कुछ गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियाँ आकर वो तबाह हो गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आज की शदीद बारिश की वजह से एक शख्स की शहर हैदराबाद में मौत भी हो गई है। और दूसरी अहम बात यह है कि खैरताबाद में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि यदाद्री भुवनगिर में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि 170.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सज्जा साहब जी बिल्कुल, देखिए ये खैर ये तो मौसम है बारिश का, बारिश तो होती है। और वैसे भी जो है आलम हिद्दत के बाद, बदलते मौसमों के बाद जो है ये जो है क्लाइमेट चेंज हो या फिर क्लाइमेट की बात हो या फिर वेदर की बात हो, दोनों में बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है महसूस की गई है। और जो है बारिशों की जो शिद्दत है उस पर भी जो है माहिरीन हैरत ज़ाहिर कर रहे हैं, बल्कि तशवीश ज़ाहिर कर रहे हैं। जी। आप देखिए, इससे पहले भी बारिशें होती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, इससे पहले भी जो है अचानक बारिशें हुई हैं, इससे पहले भी 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब इन बारिशों के नतीजे में जो हालात बन रहे हैं उन हालात पे लोगों को तशवीश है कि 1 घंटा बारिश होती है, सड़कें चील बन जाती हैं। 1 घंटा बारिश होती है, पानी जो है घरों में दाखिल हो जाता है। 1 घंटा बारिश होती है, ट्रैफिक जो है तैरने लगती है। 1 घंटा बारिश होती है, पूरे के पूरे शहर में ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे जो है निपटने के लिए भी हुकूमत को, ख़ास तौर पे हम जो है हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे, हैदराबाद बल्दिया GHMC की हम बात करेंगे, तो GHMC को भी और रियासती सरकार को भी इस जानिब ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहले जो है हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पानी रुक रहा है, कहाँ जो है सड़कें चील बन रही हैं, कहाँ पानी घरों में दाखिल हो रहा है। फिर उसके बाद उसके सल्यूशन के लिए इक़दाम करने होंगे। इससे पहले भी जो है इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और बार बार ये कहा गया है, कहा जाता रहा है, शिकायतें की जाती रही हैं लोगों की जानिब से कि जो है हर साल बारिश जब तेज़ होती है, तूफ़ानी बारिश होती है, तो यहाँ की सड़कें झील बन जाती हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज तो एक शख्स की मौत भी हो गई बारिश के वजह से। तो इस सिलसिले में
एक जामे मनसूबा बनाने की ज़रूरत है। और आपने देखा कि किस तरह रंगारेड्डी में स्कूल्स को तातील का ऐलान कर दिया गया, हॉलीडे का ऐलान कर दिया गया, खुद हैदराबाद में भी तातील का ऐलान किया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मंकी पॉक्स का सवाल है, अब लोगों में डर पैदा हो रहा है कि मंकी पॉक्स क्या हिंदुस्तान में फैलेगा। लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहद पर और जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट इख्तियार करने का हुक्म दे दिया है और हुक्काम से कहा गया है कि वो चौकस हो जाएँ। क्योंकि आपको बता दूँ कि जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, 2022 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई की खबर रसाई एजेंसी है, उसका कहना है कि 2022 में हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स के कम से कम 30 केसेस मंजर आम पर आए थे, उन्होंने कहा है। और गुज़िश्ता साल मार्च में आखिरी मरतबा मंकी पॉक्स का एक केस हिंदुस्तान में देखा गया है। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी करार दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह के हालात हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में ये बताया जा रहा है कि 32 लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जिन्होंने तैयारी कर ली है, अगर खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स के टेस्ट करने का नौबत आती है तो वहाँ पर इंतज़ाम है। जी जी बिल्कुल, देखिए अब ये एक WHO ने तो इसको जो है एक मेडिकल इमरजेंसी का जो है जी जी ऐलान कर दिया है। कहा है कि ये मंकी पॉक्स जो है ना, ये एक जो है मेडिकल इमरजेंसी के तहत आने वाली बीमारी हो गई है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहरहाल देखिए, हमारे मुल्क में भी जो है दिल्ली में 3 अस्पतालों को जो है मंकी पॉक्स के लिए जो है मखसूस कर दिया गया है। वहाँ के 3 बड़े अस्पतालों को, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को, वहाँ पे अलग से शोबे कायम करने और क्वारंटीन सेंटर, क्वारंटाइन करने के लिए मरीज़ों को क्वारंटीन सेंटर बनाने की हिदायत महकमा सेहत ने जारी कर दी है। और तमाम रियासतों से कहा गया है कि वो अपनी अपनी रियासत में, अपने अपने अस्पतालों में इस हौलनाक बीमारी से निपटने के लिए इक़दाम करें। तो अब जैसे कि हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पे भी जो है चौकसी इख्तियार की, अलर्ट जारी कर दिया गया है और बंदरगाहों पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उन रास्तों पे जहाँ से हमें अंदेशा है कि लोग जो है सड़क के ज़रिए मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, उन रास्तों पे भी जो है चेकिंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल। वैसे भी नाज़रीन, ये बताना आपको ज़रूरी है कि 116 ममालिक में, यानी 2022 की बात कर रहा हूँ, कि 116 ममालिक में तकरीबन 208 अमवात हुई थी और तकरीबन 92,000 से ज़ायद केसेस का इंदराज अमल में आया था। बहरहाल आप अपने आप को भी इस तरह की चीज़ों से महफूज रखिए और इस तरह की चीज़ों से उसी वक्त आप महफूज रख सकते हैं जब तक आप साफ़ रहें, आपका माहौल साफ़ रहे। माहौल, अतराफ अकनाफ का जो माहौल होता है उसे पाक व साफ़ रखें, तब इस तरह की जो वबाएँ आती है उससे आप महफूज रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।